नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। यानी जैसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चलता था, तो इसकी जगह इसका स्थान जो है बीएसएन ने ले लिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। ठीक है, दूसरा है इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ तथा इसमें कुल 170 धाराएं हैं। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यह 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आया। ठीक है, और इसमें कुल धाराएं कितनी है? जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें कुल धाराएं 170 है। जबकि दोस्तों जो इंडियन एविडेंस एक्ट था इसमें धाराएं 167 थी। जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था इसमें कुल धाराओं की संख्या 167 थी, और जो अब बीएसए जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें कुल 170 धाराएं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसमें। अब है इसमें महत्वपूर्ण धाराएं। सबसे पहले है धारा 2। धारा 2 में बात की गई है परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस को बताया गया है बीएसए के सेक्शन 2 में, धारा 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21A यानी धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धारा 21A में न्यायालय यानी कोर्ट को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट के अंतर्गत, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें बताया गया है कि कोर्ट में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य देने के लिए जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, तो ये सभी कोर्ट के अंतर्गत आएंगे। पर इसमें मध्यस्थों के अलावा यानी इसमें जो आर्बिट्रेटर्स हैं वे कोर्ट के अंतर्गत नहीं आते, वे न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो कोर्ट को परिभाषित किया गया है धारा 21A में। नेक्स्ट है धारा 21B। धारा 21B में निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ को परिभाषित किया गया है। जो कंक्लूसिव प्रूफ है इसे परिभाषित किया गया है धारा 21B में। इसमें बताया गया है निश्चायक परिणाम क्या है कि जब न्यायालय जो है किसी एक तथ्य यानी किसी एक फैक्ट के साबित हो जाने पर किसी दूसरे तथ्य यानी किसी दूसरे फैक्ट को अपने आप साबित मान लेता है, स्वतः साबित मान लेता है, और उसे खंडित करने का जो अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। यानी जो इसके विरुद्ध जो विरोधी है उस पक्ष को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, तो एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को स्वतः साबित मान लेना यह निश्चायक सबूत है यानी कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21C। धारा 21C में नासाबित यानी डिस्प्रूव्ड को परिभाषित किया गया है कि नासाबित क्या है। तो इसमें बताया गया है कि जब न्यायालय यानी जब कोर्ट अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद यानी कोर्ट के सामने जो भी मैटर चल रहा है उसे कंसीडर करने के बाद, उस पर विचार करने के बाद यदि कोर्ट यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या उसके अनअस्तित्व को या उसके नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मानता है, इतना अधिक संभावित समझता है कि यदि उस मामले की परिस्थितियों को कोई समझदार व्यक्ति भी समझे तो वह उस तथ्य का अस्तित्व नहीं मानेगा। ठीक है, तो यह बात करती है धारा 21C जिसमें नासाबित यानी डिस्प्रूव्ड को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धारा 21D। धारा 21D में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले लेख, जो भी राइटिंग्स है ये सभी दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। आगे है इसमें मुद्रित यानी प्रिंटेड, शिला मुद्रित यानी लिथोग्राफ्ट, या फोटो चित्रित यानी फोटोग्राफ्ट शब्द, ये सभी दस्तावेज के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसमें मानचित्र हो गया यानी मैप हो गया, कोई रेखांक यानी प्लान हो गया, ये भी दस्तावेज हैं।
धातु पट्ट यानी मेटल प्लेट हो गई, या शिला यानी पत्थर पर उत्कीर्ण लेख यानी इन धातु पट्ट या शिला पर इंस्क्रिप्शन करा हुआ है तो वह भी डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आएगा, वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। व्यंग्य चित्र हो गया, कैरिकेचर हो गया, ये भी दस्तावेज है। ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, तो ये सभी दस्तावेज के डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य यानी लोकल एविडेंस और डिजिटल डिवाइस संग्रहित वॉइस मेल मैसेज भी दस्तावेज हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं, ये सभी दस्तावेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21E। धारा 21E में साक्ष्य यानी एविडेंस को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया दोस्तों साक्ष्य भी दो प्रकार के हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें बताया गया है मौखिक साक्ष्य में कि सभी कथन यानी सभी स्टेटमेंट्स जिसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी कहे गए दिए गए स्टेटमेंट्स है वे भी मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें जो है न्यायालय जो है जांच के अधीन किसी तथ्य किसी फैक्ट के बारे में उस संबंध में अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने के लिए उन्हें अलाउ करता है, तो ये सभी मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। और दस्तावेजी साक्ष्य क्या है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए यानी न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किए गए जितने भी दस्तावेज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी है, तो ऐसे जो दस्तावेज हैं, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो धारा 21E में साक्ष्य यानी एविडेंस को बताया गया है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य भी और डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, ये दोनों बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21F। धारा 21F में तथ्य यानी फैक्ट को परिभाषित किया गया है। तो BASA की धारा 21F तथ्य के बारे में बात करती है। इसमें बताया गया है तथ्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तथ्य क्या है? तो कोई भी वस्तु या उस वस्तु की स्थिति या उनका संबंध जो इंद्रियों द्वारा यानी जो इंद्रियों द्वारा सेंस किया जा सकता है, जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इंद्री क्या है दोस्तों? हमारी जैसे कान हो गई, नाक हो गया, आंख हो गई, तो ये सभी क्या है? इंद्रियां हैं, जिन्हें इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वे तथ्य होंगे। और इसमें कोई मानसिक दशा यानी कोई मेंटल कंडीशन जिसके बारे में कोई व्यक्ति जानता है, वह भी तथ्य के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो तथ्य क्या है? जैसे किसी जगह पे कोई चीज रखी हुई है, हम उसको देख सकते हैं, तो वो क्या है? तथ्य है। हम किसी व्यक्ति ने कुछ देखा तो वह तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या किसी इंसान ने कुछ सुना तो वह क्या है? एक तथ्य है, एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है धारा 21G। धारा 21G में विवादक तथ्य यानी फैक्ट्स एंड इश्यू को परिभाषित किया गया है। तो जो BSA की धारा 21G है, इसमें विवादक तथ्य को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विवादक तथ्य यानी फैक्ट्स एंड इश्यू के अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी फैक्ट आता है जो अपने आप या किसी अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के अस्तित्व या अनिस्तित्व को बताता है, जिसका किसी वाद यानी किसी भी केस में, किसी भी प्रोसीडिंग में उसका दृढ़ कथन किया गया है, यानी उसे फॉलो करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स इन इशू है। इसमें दोस्तों सिंपल सी एक चीज है, विवादक तथ्य है क्या? विवादक तथ्य है जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना है, जो मुख्य विषय है विवाद का। ठीक है, अब इसमें बताया गया है जैसे A नाम के किसी व्यक्ति पर B नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप है, यानी A अभियुक्त है B की हत्या का। अब इसमें ट्रायल में यानी जो विचारण है, इसमें निम्न जो तथ्य हैं वो विवादक तथ्य हो सकते हैं। जैसे A ने B की मृत्यु कारित करी, A का आशय B की मृत्यु कारित करने का था, A को B से गंभीर प्रकोपन मिला था यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था, या B की मृत्यु कारित करते समय
ए नाम का जो ये व्यक्ति है, ये चित्त विकृति के कारण यानी अनसाउंड माइंड के कारण उस काम की प्रकृति यानी उस काम का नेचर जानने में असमर्थ था जो वह कर रहा था। तो ये सभी दोस्तों विवादक तथ्य होंगे यानी फैक्ट्स इन इशू होंगे, यानी जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना है, जो मुख्य विवाद है, जो क्वेश्चन बन रहा है कि क्या ऐसा हुआ है, जो विवाद बन रहा है, जिस बात पर कोर्ट ने निर्णय देना है। ठीक है, तो ये दोस्तों विवादक तथ्य होगा कि जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना है, तो वही विवादक तथ्य है यानी फैक्ट्स इन इशू है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21H। धारा 21H में उपधारणा कर सकेगा यानी में प्रिज्यूम को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है जहां कहीं इस अधिनियम यानी BSA द्वारा यह उपबंधित किया गया, यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय जो है, जो कोर्ट है, वह किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को उपधारण कर सकेगा यानी कोर्ट में प्रिज्यूम। तो वहां पे जो है न्यायालय, जो कोर्ट है, या तो ऐसे तथ्य को यानी ऐसे फैक्ट को साबित हुआ मान सकेगा, या जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों में प्रिज्यूम। इसमें जो बात की गई है वह यह की गई है कि जो न्यायालय है वह मान सकेगा यानी न्यायालय बाध्य नहीं है उस चीज को मानने के लिए। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात की गई है न्यायालय जो है उस चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी यह चीज न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उसकी मर्जी है, या तो वो उस फैक्ट को मान सकेगा या फिर उसके लिए एविडेंस की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये न्यायालय पर निर्भर करता है, या तो वो उस चीज को मान सकेगा यानी उस चीज को साबित हुआ मान सकेगा, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, या फिर वह एविडेंस की मांग कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायालय का विवेक बताया गया है यानी उसके विवेक के, यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है, ये पे बाध्यता नहीं दर्शाता, यहाँ पे बाध्य नहीं है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। कोर्ट मान भी सकता है और अगर कोर्ट ने चाहा तो वह उस फैक्ट के लिए एविडेंस की डिमांड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 21H में उपधारण कर सकेगा यानी दोस्तों कोर्ट प्रिज्यूम कर सकेगा, इसमें कोर्ट बाध्य नहीं है मानने के लिए, उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21I। धारा 21I में बात की गई है साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड को परिभाषित किया गया है। तो साबित नहीं हुआ क्या है, तो इसमें बताया गया है कोई तथ्य, कोई फैक्ट साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब न तो वह साबित किया गया है और ना साबित किया गया है। ठीक है, तो कोई भी तथ्य, कोई भी जो फैक्ट है वह साबित नहीं हुआ, कब कहा जाएगा, जब वह न तो उसे साबित किया गया है और न उसे ना साबित किया गया है, तब कहा जाएगा कि साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21J। धारा 21J में बात की गई है साबित यानी प्रूव्ड को इसमें परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कोई तथ्य यानी कोई फैक्ट साबित हुआ कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब न्यायालय जो है, जब न्यायालय यानी कोर्ट अपने समक्ष के विषयों पर यानी कोर्ट के सामने जो भी मामले हैं, जो भी केस है, उस पर विचार करने के बाद यानी उसे कंसीडर करने के बाद उस पर यह विश्वास करे कि उस फैक्ट का, उस तथ्य का अस्तित्व है यानी उसको एग्जिस्ट करता है, या उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल समझे यानी इतना अधिसंभावित समझे कि यदि उस मामले में उसकी परिस्थितियों के बारे में कोई बुद्धिमान व्यक्ति यानी कोई प्रूडेंट मैन भी यदि उस पर विचार करे तो वह उस तथ्य का अस्तित्व मान सकेगा। ठीक है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भी ये कहेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व है, यह फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों साबित यानी प्रूव्ड की परिभाषा, जिसे धारा 21J में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21K। धारा 21K में सुसंगत यानी रेलेवेंट को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है, रेलेवेंट में है कि जब किसी मामले के संबंध में एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से संबद्ध होता है यानी
उसे वह एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट से संबद्ध है किसी मामले के संबंध में, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि वह रिलेवेंट है, सुसंगत है, ठीक है, जिसे धारा 21K में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 21L। धारा 21L में उपधारणा करेगा यानी सेल प्रिज्यूम को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा या निर्दिष्ट है, यानी जहां कहीं भी डायरेक्टेड है इस अधिनियम द्वारा कि न्यायालय जो कोर्ट है वह किसी फैक्ट किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, यानी कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो वहां जो है न्यायालय यानी जो कोर्ट है ऐसे तथ्य को ऐसे फैक्ट को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता, ठीक है। तो यही है दोस्तों सेल प्रिज्यूम। यहाँ पे दोस्तों यह कोर्ट की बाध्यता को दिखाता है, यानी कोर्ट बाध्यता है उस चीज को मानने के लिए, उस फैक्ट को मानने के लिए, जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता, ठीक है। जैसा दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था मे प्रिज्यूम, और उसमें क्या बताया गया था कि न्यायालय जो है उस चीज को मान सकता है या फिर एविडेंस की डिमांड कर सकता है, साक्ष्य की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे न्यायालय की मर्जी, यहाँ पे न्यायालय के विवेक को बता रहा है कि न्यायालय चाहे तो उस तथ्य को मान सकेगा या उसके लिए की डिमांड कर सकता है। जबकि सेल प्रिज्यूम में क्या है दोस्तों, यहाँ बाध्यता को दर्शा रहा है या बाध्यता को बता रहा है कि न्यायालय जो है उस फैक्ट को मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। जबकि मे प्रिज्यूम में क्या था कि वह किसी फैक्ट को मान सकेगा या फिर उस फैक्ट के लिए एविडेंस की डिमांड कर सकेगा, ठीक है। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम में दोस्तों यही अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 में बात की गई है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। सो एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। इसमें बताया गया है किसी वाद यानी किसी सूट में या कार्यवाही में यानी किसी प्रोसीडिंग्स में प्रत्येक जो विवादक तथ्य है यानी फैक्ट्स इन इशू है या और जो ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें ऐसे सूट या प्रोसीडिंग्स में सुसंगत यानी रेलेवेंट घोषित किया गया, तो उनके अस्तित्व यानी उनके एग्जिस्टेंस या उनके अनिस्तित्व यानी नॉन एग्जिस्टेंस का साक्ष्य दिया जा सकेगा, यानी उनका एविडेंस दिया जा सकेगा। किसका? प्रत्येक विवादक तथ्य का और ऐसे फैक्ट्स का जिन्हें किसी सूट में या किसी कार्यवाही में रेलेवेंट घोषित किया गया, यानी उन्हें रेलेवेंट बताया गया, सुसंगत बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये चीज है कि जैसे विवादक तथ्य है, अब विवादक तथ्य क्या है? जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना है, यानी जिस मुख्य बात का जो है कोर्ट को फैसला करना है, वह तो हो गया विवादक तथ्य। और सुसंगत तथ्य क्या है? जो उस मुख्य बात से जो वो बात है, जो विवाद है, उससे जुड़ी है और उसे समझने में, उसे साबित करने में मदद करती है, वही दोस्तों सुसंगत तथ्य यानी रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ए नाम के व्यक्ति पर बी नाम की हत्या का जो है आरोप है। अब कोर्ट के सामने मुख्य सवाल है, क्या ए ने बी की हत्या की है? अब यदि इसमें कोई आके कह देता है, इसे साबित करने के लिए कोई कहता है कि मैंने हमला करते हुए देखा, तो ये कहलाएगा इसका सुसंगत तथ्य। यह तो होगा विवादक तथ्य कि क्या ए ने बी की हत्या की है। मुख्य सवाल यह है जिस पे मुकदमे का फैसला होना है कि क्या ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति की हत्या की। अब इसमें यदि कोई आके कह देता है साबित करने के लिए इस बात को कि हाँ मैंने हमला करते हुए देखा, तो ये इसका सुसंगत तथ्य यानी रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा कि जो इस मुख्य बात से जुड़ा हो, जो इसे समझने में, इसे साबित करने में हेल्प करता हो, इसकी मदद करता हो, तो यह सुसंगत तथ्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिए जा सकने के संबंध में बात कर रही है धारा 3। नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4 में बात की गई है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों, दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ये तथ्यों होगा, फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो एक ही समव्यवहार, जो एक ही ट्रांजैक्शन के भाग होने वाले तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी सुसंगति, उनकी रेलेवेंसी के बारे में बात कर रही है धारा 4, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो तथ्य, जो फैक्ट विवाद्य न होते हुए भी, ऐसे फैक्ट जो फैक्ट्स, तो ऐसे तथ्य जो विवाद्य न होते हुए भी
किसी विवादक तथ्य, किसी फैक्ट्स इन इशू या किसी रिलेवेंट फैक्ट से इस प्रकार संबद्ध है, यानी इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि वह एक ही समव्यवहार यानी एक ही ट्रांजैक्शन के भाग हैं, तो वे तथ्य जो है, ऐसे जो फैक्ट हैं वे सुसंगत है यानी रेलेवेंट है। अब चाहे वे उसी समय हुए हों, उसी स्थान पर हुए हों या किसी विभिन्न समय, किसी अलग समय पर या किसी अलग स्थान पर वहाँ पे घटित हुए हों। ठीक है, तो यह है दोस्तों एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में, जिसे धारा 4 में बताया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले समझिए कि समव्यवहार यानी ये ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मतलब है कि ऐसी कोई घटना या घटनाओं की ऐसी कोई श्रृंखला, ऐसी कोई चेन है जो आपस में जुड़ी हुई है, तो वही समव्यवहार है यानी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक रेस जेस्टे सिद्धांत भी है, रेस जेस्टे। अब जैसे दोस्तों ए नाम का वे व्यक्ति है, इसने किसी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेता है। अब उस विद्रोह में हुआ क्या कि संपत्ति नष्ट की गई, सेना पर हमला किया गया, जेलें तोड़ी गई। तो घटना चाहे अलग अलग जगह पर हुई हो, फिर भी अगर कई बातें एक ही घटना की कड़ी है, यानी वो एक ही घटना की श्रृंखला है, एक ही घटना से जुड़ी है, तो वे बातें भी आपस में सुसंगत मानी जा सकती हैं, यानी रेलेवेंट मानी जा सकती है। तो ये बात कर रहा है दोस्तों सेम ट्रांजैक्शन की, यानी एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में। ठीक है, जैसे दोस्तों ए नाम के किसी व्यक्ति पर बी नाम की व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ए या बी या पास के खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे अल्पकाल पूर्व या बाद में कहा गया था, यानी उससे थोड़ा पहले या बाद में कहा गया था या किया गया था, वह उसी समव्यवहार यानी वह उसी ट्रांजैक्शन का जो है भाग बन गया, तो वह सुसंगत तथ्य होगा यानी रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, तो यही बात कर रही है दोस्तों धारा 4 की एक ही समव्यवहार यानी एक ही ट्रांजैक्शन के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में। नेक्स्ट है धारा 12। धारा 12 में बात की गई है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, यानी फैक्ट्स शोविंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो इसमें बताया गया है कि मन की कोई भी दशा, एनी स्टेट ऑफ माइंड, जैसे आशय हो गया, ज्ञान हो गया, सद्भावना हो गई, तो यानी जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति वैमनस्य यानी इलविल हो गई, सद्भावना हो गई, गुडविल हो गई, या शरीर की किसी दशा का अस्तित्व यानी उसका एग्जिस्टेंस दर्शित करने वाले जो फैक्ट्स हैं, ये तब सुसंगत है, ये तब रेलेवेंट है जबकि ऐसे मन या शरीर की किसी ऐसी दशा का जो अस्तित्व है वो विवाद्य या सुसंगत है। तो ये बात की गई है धारा 12 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक जो संवेदना है उसके अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य के संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में बात की गई है स्वीकृति की परिभाषा यानी एडमिशन डिफाइंड। तो धारा 15 में एडमिशन को बताया गया है यानी स्वीकृति को बताया गया है। तो इसमें बताया गया है स्वीकृति यानी एडमिशन एक मौखिक यानी ओरली लिखित, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दिया गया कथन है यानी स्टेटमेंट है। ठीक है, यह किसी विवादक तथ्य यानी फैक्ट्स इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान या कोई निष्कर्ष के बारे में सुझाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों एडमिशन है यानी स्वीकृति है। किसी मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दिया गया जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कथन है, वह किसी विवादक तथ्य है यानी फैक्ट्स इन इशू या सुसंगत तथ्य यानी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में यदि कोई अनुमान या निष्कर्ष के बारे में सुझाव देता है तो यही एडमिशन है, यही स्वीकृति है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 में बात की गई है कार्यवाही के पक्षकार। दोस्तों ये पक्षकार होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। दोस्तों पीडीएफ में मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, उसके बाद जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।
ठीक है। तो कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति, यानी एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो कार्यवाही का जो पक्षकार है, जो पार्टी है, या उसके अभिकर्ता, अभिकर्ता को बोलते हैं दोस्तों एजेंट, एजेंट। ठीक है। तो कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति के संबंध में बात करती है धारा 16। तो इसमें बताया गया है वे कथन स्वीकृतियां हैं, ऐसे कथन, ऐसे स्टेटमेंट्स जो है एडमिशन है, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार यानी किसी पार्टी ने किया है या किसी पक्षकार के ऐसे अभिकर्ता द्वारा यानी उस पक्षकार के एजेंट द्वारा किया गया है, जिसे जो है उस पार्टी ने ऑथराइज किया गया है ऐसे एजेंट को अपने द्वारा कि ऐसे कथन के लिए। तो न्यायालय जो है मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन कथनों को, उन स्टेटमेंट्स को मानता है जो भी उस एजेंट द्वारा किए गए हैं। ठीक है। तो वे कथन स्वीकृतियां हैं, ऐसे सभी स्टेटमेंट्स स्वीकृतियां हैं यानी एडमिशन है, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने यानी किसी पार्टी ने किया है या किसी भी पार्टी द्वारा जो अधिकृत एजेंट है उसके द्वारा किए गए जो कथन है वे भी स्वीकृतियां यानी एडमिशन होंगे। ठीक है। तो इस बारे में बात करती है धारा 16। नेक्स्ट है धारा 18। धारा 18 में बात की गई है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां, यानी एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। तो इसमें बताया गया है कि वे कथन ऐसे स्टेटमेंट्स जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनको वाद के किसी पक्षकार ने यानी जो भी सूट है उसके किसी पार्टी ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में यानी कोई भी डिस्प्यूट का मैटर है उस बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से उन्हें निर्दिष्ट किया है यानी एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो कथन होंगे, ऐसे व्यक्तियों के जो स्टेटमेंट्स होंगे, वे सभी स्वीकृतियां हैं यानी एडमिशंस हैं। ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे प्रश्न है, जैसे एक क्वेश्चन है कि ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है, जो ए ने बी को घोड़ा बेचा क्या वह अच्छा है, प्रश्न यह है। अब ए बी से कहता है कि जाकर जो है सी नाम के व्यक्ति से पूछ लो, सी जो है इस बारे में सब कुछ जानता है। तो सी का जो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, सी का जो कथन होगा वह स्वीकृति है यानी एडमिशन है। ठीक है। अब ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को जो घोड़ा बेचा क्या वह अच्छा है, यह सवाल उठा। अब ए बी से कहता है कि जाकर जो है सी से पूछ लो, सी नाम के व्यक्ति से पूछ लो, सी जो है इस बारे में सब कुछ जानता है। अब जो सी का इस बारे में स्टेटमेंट है, जो सी द्वारा कथन किए गए हैं वह स्वीकृति है या वह एडमिशन है। ठीक है। तो यही बात करती है धारा 18। नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 में बात की गई है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। सो एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। तो जो सिविल मामले हैं, जो सिविल केसेस हैं, इसमें जो एडमिशंस है वे कब रिलेवेंट होंगे। तो सिविल केसेस में जो एडमिशंस है वह कब सुसंगत होंगे। तो इसमें बताया गया है जो सिविल मामले हैं, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो किसी शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी जो परिस्थितियां, ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं, परिस्थितियों के अधीन वह दी गई है जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार यानी जो भी पार्टीज है इस बात पर वह सहमत हो गए थे कि उसका जो है साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। तो समझौते के लिए दी गई जो स्वीकृति है जब वह शर्त के साथ दी गई हो तो उसे सबूत यानी साक्ष्य नहीं बनाया जाएगा, तो वह सिविल मामले में सुसंगत यानी रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है। अब जैसे ए और बी के बीच पैसों को लेकर झगड़ा है। अब बी ए से कहता है कि तुम मेरे 10 लाख रुपए दे दो। अब ए कहता है ठीक है मैं 10 लाख देने को तैयार हूं, लेकिन हम समझौता आपस में कर रहे हैं, मेरी इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करना। तो यही बात कर रहा है दोस्तों धारा 21 में कि सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां वो कब सुसंगत होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 22। धारा 22 में बात की गई है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है, यानी कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस व्हेन रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स।
तो उत्प्रेरणा यानी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या किसी कोर्जन द्वारा जो कराया गया कन्फेशन है वह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कब इरेलेवेंट होगा, इस बारे में बात कर रही है धारा 22। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 23। धारा 23 में बात की गई है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति यानी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखना है कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति यानी जो पुलिस अधिकारी से कन्फेशन किया है, इस बारे में बात कर रही है BSA की धारा 23। ठीक है, इसमें बताया गया है किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति यानी कोई भी कन्फेशन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो है साबित नहीं की जाएगी। यानी किसी भी पुलिस अधिकारी से जो किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा जो कन्फेशन किया गया है वह उस अपराधी या उस अभियुक्त के विरुद्ध जो है साबित नहीं की जाएगी। ठीक है, और कोई भी संस्वीकृति, कोई भी कन्फेशन जो किसी व्यक्ति ने उस समय किया हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में यानी पुलिस की कस्टडी में है, उसके विरुद्ध वह तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न किया गया हो वह कन्फेशन। ठीक है, तो किसी पुलिस अधिकारी से किया गया किसी भी प्रकार का जो कन्फेशन है वह किसी अपराध का जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके खिलाफ साबित नहीं की जाएगी, और कोई भी कन्फेशन जो किसी व्यक्ति ने उस समय किया जब वह पुलिस अधिकारी की कस्टडी में हो वह उसके विरुद्ध उसके खिलाफ तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में यानी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में न की गई हो। ठीक है, तो यही बात की गई है धारा 23 में। नेक्स्ट है धारा 26। धारा 26 में बात की गई है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया या मिल नहीं सकता, यानी केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलेवेंट। तो वे दशाएं ऐसी कंडीशन जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता। ठीक है, तो इस बारे में बात कर रही है धारा 26। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 में बात की गई है मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। तो जो मानचित्र हैं, जो चार्ट हैं, जो रेखांक हैं यानी जो प्लान्स हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी सुसंगति, इनकी रेलेवेंसी के संबंध में बात कर रही है धारा 30। तो इसमें बताया गया है विवादक तथ्यों, जो भी फैक्ट्स इन इशू है या सुसंगत तथ्यों यानी रिलेवेंट फैक्ट के वे कथन, ऐसे स्टेटमेंट्स जो प्रकाशित यानी जो पब्लिश्ड मानचित्र हो गया, मैप हो गया या चार्ट हो गया जो लोक विक्रय यानी पब्लिक सेल के लिए ऑफर किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्र, जो भी ऐसे मैप हैं, जो चार्ट हैं, जो प्लान है उसमें रिप्रेजेंट है या जो कथित होते हैं, तो वे क्या होंगे, स्वयं सुसंगत तथ्य होंगे यानी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 30 में मानचित्रों, चार्टों, रेखाओं के कथनों की सुसंगति, उनकी रेलेवेंसी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 41। धारा 41 में बात की गई है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है, यानी ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। तो जो हस्तलेख है यानी हैंड राइटिंग है और हस्ताक्षर है यानी सिग्नेचर है, इसके बारे में जो राय है, इसके बारे में जो ओपिनियन है वह कब सुसंगत है, वो कब रेलेवेंट है, इस बारे में बात कर रही है धारा 41। इसमें बताया गया है जब न्यायालय को यह तय करना हो कि कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट किसने लिखा या किसने हस्ताक्षर किया, तब उस व्यक्ति की लिखावट से जो परिचित व्यक्ति है यानी इस व्यक्ति की लिखावट को जो पहचानता है ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति की राय जो है, उस व्यक्ति का ओपिनियन, इसमें एक रेलेवेंट फैक्ट, एक सुसंगत तथ्य होती है। ठीक है, यही बात कर रही है धारा 41। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, अब इसके नाम से एक पत्र मिला, अब विवाद यह है कि यह पत्र ए ने लिखा है या नहीं। अब बी नाम का व्यक्ति है, वह ए की लिखावट को, ए की राइटिंग को अच्छे से पहचानता है क्योंकि उसने ए को पहले भी लिखते हुए देखा है। तो बी की जो राय यहाँ पे है, जो बी का ओपिनियन होगा, वह यहाँ पे रिलेवेंट होगी यानी सुसंगत होगी।
ठीक है, तो इसी बारे में धारा 41 बात कर रही है, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, इस वीडियो के दोस्तों PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।